हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 में केमिस्ट्री। आज हम शुरुआत करेंगे क्या, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आज चैप्टर नंबर 1 का हम क्या करेंगे, ऑल फार्मूला करेंगे। जो चैप्टर नंबर 1 में सभी फार्मूला है, हम उन सभी फार्मूला को आज देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो केमिस्ट्री में 1 में जो अभ्यास प्रश्न में न्यूमेरिकल दिया है उसको देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री में जो अध्याय 1 है उसमें कितना फार्मूला है और कौन सा फार्मूला है। तो चलिए हम लिखते हैं पहला फार्मूला हमारा क्या है। इसका चैप्टर का नाम क्या है, पहले चैप्टर का नाम बिलियन है। क्या है, बिलियन, सॉल्यूशन। चैप्टर केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का नाम है सॉल्यूशन, उसका नाम है क्या, बिलियन। तो बिलियन में सबसे पहले हम कौन सा पहला सूत्र है, हम पहले से स्टार्ट करेंगे। जो आसान सूत्र है वहां से शुरुआत करके जो अंत तक सूत्र है चैप्टर 1 में हम वहां तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें सूत्र आता है क्या, जब बिलियन है तो बिलियन में तो मोलरता होगी ही और द्रव्यमान प्रतिशत होगा। द्रव्यमान प्रतिशत भी निकालना होता है बिलियन में। तो बिलियन में तो द्रव्यमान प्रतिशत भी होता है, ग्राम में भार, ग्राम में अणुओं की संख्या ये होती है, और इसमें मोललता भी होती है, और क्या होता है, आयतन प्रतिशत। इसी सूत्र को हम लिखेंगे और इसके आगे जाएंगे जितना भी इसमें सूत्र है उन सभी सूत्र को हम लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा सूत्र क्या है, सबसे पहले हम द्रव्यमान प्रतिशत को लिखते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत हमारा क्या होता है, तो जैसे कोई बिलियन दिया है, उस बिलियन में जो विलेय के पदार्थ है उसके ग्राम में भार और पूरे बिलियन के ग्राम में भार के अनुपात को क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। चलिए देखते हैं, हम लिख लेते हैं उसका। क्या लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। तो लिखते हैं क्या लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत लिखेंगे। इसको किससे दर्शाते हैं, स्मॉल w बटे कैपिटल W से। स्मॉल w बटे कैपिटल W से। स्मॉल w माने ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का भार बटा बिलियन का भार, बिलियन का द्रव्यमान लिख सकते हैं। भार लिखो या द्रव्यमान लिखो, उस मान में कोई अंतर नहीं है। चलिए विलेय का भार बटे बिलियन का द्रव्यमान लिख लेते हैं, बिलियन का द्रव्यमान हो जाएगा इस तरह। ये क्या हो जाता है, इंटू 100, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत बोला है तो प्रतिशत मतलब 100 से इसमें गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत। स्मॉल w माने विलेय का भार और कैपिटल W माने बिलियन का भार, इंटू क्या हो जाता है 100। इस तरह हमारा क्या होता है, ये द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है। इसी सूत्र पर हम जो द्रव्यमान प्रतिशत सवाल में कहेगा कि द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, इसी सूत्र का हम उपयोग करके उसको हल करेंगे। चलिए अब क्या लिखेंगे, आयतन प्रतिशत। दूसरा क्या होता है, आयतन प्रतिशत। तो दूसरा क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत। इसको किससे दर्शाते हैं, स्मॉल v बटे कैपिटल V। क्या होता है, स्मॉल v बटे कैपिटल V होता है। तो देखिए स्मॉल v का क्या है, विलेय का आयतन, और कैपिटल V मतलब बिलियन का आयतन। तो लिख लेंगे विलेय, क्या लिख लेंगे, विलेय का आयतन बटे पूरे जो बिलियन है उस पूरे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लिख लेंगे। बिलियन का क्या हो जाएगा, आयतन। इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, अगर बीच में छोड़कर आप चले जाएंगे तो ये सूत्र आपको समझ में नहीं आएगा, कौन सा सूत्र कैसे उपयोग हुआ। हम लास्ट में बताएंगे कि किस सूत्र पर कैसे सवाल पूछा जाएगा, हम वो भी बताएंगे अंत में। तो चलिए हम आज अभी सूत्र लिख रहे हैं, जो भी सूत्र है इसमें वो सूत्र को लिख लेंगे, उसके बाद अंत में बताएंगे कि कैसे इस सूत्र को सवाल में उपयोग किया जाता है। चलिए हम लिखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत हो गया। क्या हो जाता है, विलेय का आयतन बटा बिलियन का आयतन इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत बोला है तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह भी लगा सकते हैं या प्रतिशत लिख भी सकते हो, उससे कोई मतलब दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह भी लग जाएगा। क्या हो जाता है, इंटू 100 हो जाता है। इस तरह हम लिखते हैं आयतन प्रतिशत। उसके बाद आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जब द्रव्यमान भी हो और उसमें आयतन भी हो, इस दोनों का आपस में मिश्रण होता है। चलिए लिख लेते हैं उसको भी। क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या लिख लेते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसे क्या होता है, द्रव्यमान पहले बोला है स्मॉल w पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्मॉल w बटे आयतन, यानी पूरे बिलियन का आयतन होता है। विलेय का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और पूरे बिलियन का आयतन होता है। ये बिलियन और विलेय और विलायक, इसी में अंतर है। केमिस्ट्री में बस यही तो है, बिलियन से होने का है, विलेय है, विलायक है और बिलियन है, बस यही है। ये समझ गए आप तो
समझो कि आप पूरे बिलियन चैप्टर को आसानी से आप समझ सकते हैं। तो देखिए क्या है स्मॉल डब्ल्यू में क्या होता है बिलियन का ग्राम में भार, और कैपिटल भी मतलब बिलियन का ग्राम में भार, बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। तो ये हमारा क्या होता है एमएल में होता है, आयतन किस में होता है एमएल में, लीटर में अब यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं एमएल में लिखते हैं। या चलिए इस यहाँ पर एमएल लिख देंगे, ये क्या है मिलीलीटर में है, और ये क्या है ग्राम में है, ये तो ग्राम में हमेशा रहता है द्रव्यमान। तो चलिए यहाँ से लिख रहे हैं ग्राम में विलेय का भार, क्या लिख लेंगे विलेय का भार, समझ जाएंगे विलेय का भार किस में होगा ग्राम में होगा। अगर ये लीटर में होगा किलोग्राम में होगा तो हम आपको किलोग्राम लिख देंगे, अगर किलोग्राम में नहीं होगा तो अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो समझाएगा वो किस में है ग्राम में है। तो क्या हो जाएगा विलेय का भार यानी ये ग्राम में है, और बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, इंटू इसमें भी क्या हो जाता है 100। ये तो इतना तो समझ गए होंगे बिलियन का आयतन, विलेय का भार बटा बिलियन का आयतन। चलिए हम समझाते हैं कि विलेय, विलायक और बिलियन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए हम कोई एक क्या लेते हैं पात्र लेते हैं, ये हमारा क्या है मान लीजिए कोई पात्र है, इस पात्र में हम क्या भरे हैं पहले से द्रव भरे हैं, क्या भरे हैं पहले से हम लिक्विड पदार्थ, कोई ये बात नहीं है कि इसमें द्रव ही बढ़ेगा, एल्कोहल भी कुछ भी लिक्विड पदार्थ हो, मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड पदार्थ है और इसमें हम ऊपर से क्या डाल रहे हैं, मान लीजिए ये क्या है चीनी है, चीनी हम डाल रहे हैं, मान लीजिए ये क्या है चीनी डाल रहे हैं, मान लीजिए ये क्या है 1 kg है, क्या है 1 kg, 1 kg हम द्रव लिए हैं और उसमें मान लीजिए हम 100 ग्राम क्या डाल रहे हैं, 100 ग्राम 10 ग्राम मान लीजिए 10 ग्राम क्या डाल रहे हैं चीनी डाल रहे हैं, तो इसमें 10 ग्राम क्या हो जाएगा चीनी हो जाएगा, चाहे क्या मान लेते हैं 100 ग्राम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 ग्राम मान लेते हैं चीनी है, तो क्या हो जाएगा 100 ग्राम चीनी डाल रहे हैं। तो देखिए जब इस पूरे जो ये विलायक दिया था ये शुद्ध विलायक था, पानी क्या था शुद्ध विलायक था, उसमें जब हम चीनी डाल रहे हैं 100 ग्राम चीनी मिला दिया है तो वो क्या हो जाएगा जो वो पूरा इसमें घुल जाएगा, चीनी घुल जाएगा ना। तो जब ये पूरा जब चीनी जब पानी में घुल जाता है वो उस पूरे को क्या बोलते हैं विलियन बोलते हैं। तो जब ये पानी चीनी इसमें घुल जाएगा 100 ग्राम चीनी जब 1 किलो जल में घुल जाएगा तो उस पूरे को क्या बोलते हैं हम विलियन बोलते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय बोलते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक बोलते हैं। तो शुद्ध रूप से जो द्रव पदार्थ में होता है वो हमेशा विलायक ही होता है, उस विलेय नहीं होता है। तो देखिए इसमें देखिए 1 किलोग्राम जब मान लीजिए कोई द्रव पदार्थ है, द्रव पदार्थ अधिक है ना, तो अधिक जो होता है वो हमेशा विलायक होता है, जो कम होता है वो हमेशा विलेय होता है, और जो दोनों को मिला देते हैं तो वो हमारा क्या होता है विलियन होता है। तो यहाँ से आप आसानी से समझ गए होंगे कि विलेय, विलियन और विलायक क्या है। तो चलिए हम आगे लिखते हैं अब सूत्र। तो अब आगे हमारा सूत्र क्या है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया। अब चलिए इसके आगे लिखेंगे मोलरता आएगा, तो चलिए मोलरता लिख देते हैं। एक और आएगा पार्ट्स पर मिलियन, क्या आएगा पीपीएम आता है ना, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। चलिए लिख देते हैं उसको भी, 4 नंबर क्या हो जाएगा पीपीएम, इसको पीपीएम नाम है, इसको फुल फॉर्म लिखते हैं तो क्या हो जाता है पी माने पार्ट्स पर मिलियन लिखते हैं, क्या लिखते हैं मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन लिखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है देखिए पार्ट्स पर मिलियन यानी जो 10 लाख अणु, इसमें क्या होते हैं 10 लाख अणु में विलेय के अणुओं की संख्या होती है। देखिए जब इसमें इसका सूत्र लिखते हैं तो जो ऊपर लिखते हैं वो विलेय के अणुओं की संख्या बटे पूरे बिलियन में अणु है। अभी बताए ना कि जैसे ये पात्र था, उस पात्र में हम चीनी डाले हैं तो जो चीनी है वो विलेय है, तो विलेय के अणुओं की संख्या, तो विलेय कितना ग्राम था 100 ग्राम था, तो उसके अणुओं की संख्या कितनी थी 100 थी, और जो विलायक था वो 1 kg था, वो यानी उसका क्या था 1000 ग्राम था। तो इसमें लिख लेंगे यहाँ से विलेय के अणुओं की संख्या होती है। तो ऊपर क्या लिखते हैं विलेय के अंश में क्या होता है विलेय के अणुओं की संख्या, क्या होता है विलेय के अणुओं की संख्या। उसके बाद हर में क्या लिखते हैं जो पूरा बिलियन है उस पूरे बिलियन में जब चीनी मिला दिए थे वो क्या बन गया था वह बिलियन बन गया था। तो उस पूरे बिलियन में जो अणु है उस पूरे बिलियन में अणुओं की संख्या, हर में क्या होता है बिलियन में अणुओं की संख्या, बिलियन में संपूर्ण अणुओं की संख्या लिख लेते हैं यहाँ से ताकि आसानी से समझ में आ जाए। संपूर्ण अणुओं की
संख्या होती है। बिलियन में संपूर्ण अणुओं की क्या होती है, संख्या होती है। इंटू इसमें क्या होता है, इसमें 100 से नहीं क्या करते हैं, 10 के पावर क्या होता है, 10 लाख अणु, 10 के पावर 6 से इसमें गुणा करते हैं, क्योंकि ये 10 लाख अणु में है। 10 लाख अणु में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या और बिलियन में संपूर्ण अणुओं की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ppm कहते हैं। इस तरह ये भी आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ये कैसे सूत्र पूछता है, ये सवाल में इस तरह पूछता है कि कणों की संख्या निकालना है, वो उसका वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए हम 4 नंबर ये हो गया। अब 5 नंबर पे चलते हैं। तो 5 नंबर देखते हैं हमारा क्या है। 5 नंबर में अब आएगा मोलरता आएगा। तो चलिए हम मोलरता का लिख लेते हैं सूत्र। तो मोलरता क्या होता है, मोलरता। तो मोलरता को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो चलिए कैपिटल क्या लिख लेंगे, कैपिटल एम लिख लेंगे। और कैपिटल एम बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन में बिलियन का जो आयतन होता है वही हमारा क्या होती है, मोलरता है। तो विलय के मोलों की संख्या और बिलियन का आयतन के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। इसकी परिभाषा हम नहीं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इसका फॉर्मूला केवल अभी बता रहे हैं। अगर परिभाषा आपकी आवश्यकता हो, परिभाषा या इसका जो डेरिवेशन है वो आपको अगर चाहिए आपको, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी बता दूंगा। तो चलिए हम इसका जो सूत्र है वो लिखते हैं। विलय मोलरता क्या होती है, तो विलय के मोलों की संख्या होती है। विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। पूरे बिलियन का क्या होता है, हमारा आयतन होता है। ये तो पता होगा, बिलियन का आयतन। तो बिलियन का क्या होता है, आयतन। तो देखिए अब इसको विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन किस में होता है, ये आयतन लीटर में होता है। क्या होता है, लीटर में होता है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इस तरह हम लीटर में लिख लेंगे। अब चलिए इसको जब ये क्या है हमारा, हिंदी लिख लिया हम इसका। अब इसको सांकेतिक भाषा में लिखेंगे। तो चलिए कैसे लिखते हैं, जो विलय के मोल अंश होता है, मोलों की संख्या क्या होती है, स्मॉल जो अणु ग्राम में भार बटा अणु भार होता है, यही ना होता है। मोलों की संख्या क्या होती है, ग्राम में भार बटा अणु भार। तो ग्राम में भार यानी क्या, स्मॉल w, और अणु भार यानी m। तो m लिख लेंगे, स्मॉल m लिख लेंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल m पहले से है। तो वहां पर क्या लिख लेंगे, स्मॉल m लिखो या m डैश लिख सकते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि m डैश क्या है, जो अणु भार है, विलय के अणु भार है। तो विलय के मोलों की संख्या यानी क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर मोलों की संख्या क्या लिख सकते हैं, स्मॉल w बटे, और ये स्मॉल w बटे स्मॉल, इसमें m डैश लिख रहे हैं क्या, क्योंकि इसमें क्या होता है, मोलों की संख्या w बटे m होती है। ये होती है n बराबर क्या होता है, w बटे m। ये क्या होता है, ग्राम में भार, और ये क्या होता है, अणु भार। तो चलिए जहाँ की लिखवा देंगे हम। अब इस तरह हो गया ना। और बटे में क्या होता है, बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन लीटर में है, तो लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो v बटा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। जब लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। इस तरह हम 1000 से भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा, स्मॉल w इंटू 1000। इसको अंश में ले जाके लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल w इंटू 1000 बटा m डैश इंटू v हो जाता है। ये हमारा क्या है, मोलरता का कैपिटल m का फॉर्मूला क्या है हमारा, स्मॉल w इंटू 1000 बटा m डैश इंटू v। यही हमारा क्या है, मोलरता का फॉर्मूला है। इस तरह मोलरता को भी आसानी से समझ सकते हैं। ये इस तरह क्या हो गया, हमारा मोलरता हो गया। अब क्या चलेंगे, 6 नंबर अब चलेंगे। तो 6 नंबर में क्या आता है, मोललता आता है। मोललता ये क्या है, मोलरता है, और वो क्या है, मोललता है। तो मोललता में थोड़ा सा अंतर होता है, मोलरता और मोललता में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। तो देखिए हमारा मोललता क्या होती है, अब हम लिखेंगे अब 6 नंबर। तो 6 नंबर में हम क्या लिखते हैं, मोललता। तो मोललता हमारा क्या होती है, देखिए हम लिखते हैं, मोललता को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं। ये याद रखना है, किससे दर्शाते हैं इसको, स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो स्मॉल m बराबर क्या होता है, इसमें भी विलय के मोलों की संख्या ये होती है, क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या बटे क्या होता है, जो विलायक का होता है अणुभार। विलायक का क्या होता है, अणुभार नहीं होता है, विलायक की किलोग्राम में मात्रा होती है। इसमें विलायक होता है, इसमें बिलियन नहीं होता है। यही ध्यान देना होता है कि जब मोललता पूछ देता है तो हम संपूर्ण बिलियन को लगा देते हैं, उसमें विलायक लगाना है। क्या लगाना है, विलायक का जो ग्राम में भार होता है वो होता है। चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या, विलय का मोलों की संख्या, विलय के लिख लेना है, विलय के मोलों की संख्या हो जाएगा ना, विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन नहीं, इसमें क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान
मान। विलायक का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। इसमें यही थोड़ा समझना होता है कि जब मोलरता और मोलरता देता है तो हम मोलरता और मोलरता को एक ही समान मान लेते हैं। एक समान ये नहीं है, इसमें क्या है? बिलियन का आयतन है, इसमें विलायक का द्रव्यमान है। द्रव्यमान किसमें है? अभी किलोग्राम में है। ये किसमें है? द्रव्यमान किलोग्राम में। तो इसको जब परिभाषा बोलेंगे तो कैसे बना सकते हैं कि 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या। क्या? 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इस तरह हम इसकी परिभाषा यही से निकालते हैं और मोलरता का भी यही से निकलता है। 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? हमारा मोलरता कहलाती है। इस तरह हम इसका भी परिभाषा भी समझ सकते हैं आसानी से। अब चलिए इसको देखते हैं हमारा कैसे इसका सूत्र बनेगा। तो सूत्र बनाने के लिए हम स्मॉल m बराबर लिखते हैं। स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, अभी बताए स्मॉल w बटा m डैश होगा ना। स्मॉल w बटे m डैश मान लेता है, स्मॉल w बटे m डैश और बटे। अब देखिए ये विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान अभी बताया किसमें होता है? कैपिटल W से दर्शाते हैं। क्या? जो विलायक का द्रव्यमान होता है वो कैपिटल W से होता है और जो विलेय का द्रव्यमान होता है वो स्मॉल w में होता है। देखिए इस कैपिटल W बटे क्या हो जाएगा? देखिए ये किलोग्राम में है ना, पहले से क्या है? किलोग्राम में है और इसको ग्राम में बनाने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देंगे ना। जैसे आयतन लीटर में था तो उसको ml में बनाया है, यहाँ पर लिख सकते हैं ml, क्योंकि ये क्या है? मिलीलीटर में, और इसको किलोग्राम है तो इसको भी ग्राम में बनाएंगे तो इसको भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह ये भी कब क्या बन जाएगा? ग्राम में बन जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे? स्मॉल w इंटू 1000, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे ना, 1000 ऊपर लेके जाएंगे तो स्मॉल w इंटू 1000 बटे m डैश इंटू कैपिटल W। और कैपिटल W किस में है? ये ग्राम में है, ग्राम में है। अगर सवाल में किलोग्राम में दिया होता तो उसको ग्राम में चेंज करके यहाँ पर मान भरना है। अगर ग्राम में नहीं चेंज करेंगे तो ये यहाँ से 1000 हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से कभी कभी सवाल में किलोग्राम में दिया होता है तो हम वहां से उसको ग्राम में बदल कर यहाँ पर पुट करते हैं मान। तो इसी तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा। ये क्या है? हमारा मोललता है। तो मोललता ये विलायक का ग्राम में भार है, तो विलायक के ये ग्राम में भार है। इस तरह हम मोललता को भी समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो जो मान आपको नहीं पता है वो हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या जो आपको मान नहीं पता है। तो क्या लिख रहे हैं? जहां लिख रहे हैं, जहां क्या हो जाएगा? जहां देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ तो स्मॉल w लिख दे रहे हैं। स्मॉल w बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार हो जाएगा। और कैपिटल W क्या होता है? विलायक का ग्राम में भार हो जाएगा। और क्या आता है? आगे जाएंगे तो स्मॉल भी विलेय का आयतन, विलेय का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन। नीचे लगे कैपिटल भी क्या होता है? विलायक का आयतन। ये किस में होता है? ये सब ml में होता है, ml में होता है। ये किसको किस में लिखते हैं? ग्राम में लिख दिया है। ये क्या होता है? ml में होता है। ये लीटर में नहीं होता है, किस में होता है? ml में होता है। इस तरह हम ml में लिख दिए हैं। अब क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ तक हो गया ना, स्मॉल w भी हो गया। अब पार्ट ppm हो जाएगा। विलेय का ये तो समझते हैं, विलेय और विलायक हम समझा चुके हैं। अब यहाँ से कैपिटल m क्या लिख देंगे? कैपिटल M बराबर मोलरता, मोलरता होती है। कैपिटल M बराबर क्या होता है? मोलरता होती है। और स्मॉल m बराबर क्या होता है? मोललता होता है। क्या होता है? मोललता। और क्या होता है? आगे जाएंगे तो स्मॉल w तो पता हो गया, विलेय के ग्राम में भार। और m डैश, तो m डैश, ये m डैश लिख देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा? m डैश विलेय का अणु भार। क्या लिख लेंगे? विलेय का अणु भार लिख लेंगे, विलेय का अणु भार लिख लेंगे। और आगे जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा? आयतन तो पता है, आयतन क्या है? यहाँ पर v आयतन तो आपको समझ में आ गया होगा। आयतन यहाँ पर लिख दिया, विलायक का आयतन, स्मॉल v माने विलेयन का आयतन और कैपिटल v माने विलायक का आयतन। और यहाँ पर क्या है? ये v है जो बिलियन का आयतन है, पूरे बिलियन का आयतन है। और यहाँ से समझ सकते हैं। और कैपिटल W भी लिख दिया, विलायक का ग्राम में भार। तो जो जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो चलिए यहाँ से आप देख लीजिएगा। ये जहाँ के हम लिखवा दिया क्या क्या कौन क्या है। तो इस तरह हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक तो 6 नंबर हो गया ना। चलिए अब इसके आगे चलेंगे।
चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या आएगा, अब आएगा मोल अंश आएगा। 7 नंबर में क्या आएगा हमारा, मोल अंश आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, हम क्या लिख लेंगे, मोल अंश लिख लेंगे। तो हम देखिए हमारे मोल अंश क्या होते हैं, मोल अंश दो होता है। क्या होता है, एक विलेय का मोल अंश होता है और एक विलायक का मोल अंश होता है। तो चलिए विलेय का मोल अंश वाले लिखेंगे, ये क्या है हमारा मोल अंश। अब मोल अंश में दो होता है, एक विलेय का मोल अंश होता है और एक विलायक का मोल अंश होता है। चलिए लिख लेते हैं, विलेय का मोल अंश होता है। क्या होता है, विलेय का मोल अंश होता है। इस तरह हम विलेय का मोल अंश लिखेंगे। क्या होता है विलेय का मोल अंश, स्मॉल एन। विलेय का जो स्मॉल एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। और स्मॉल एन क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या। और क्या विलेय के हो गया ना, अब लिखेंगे विलायक के मोल अंश। विलायक के क्या लिख लेंगे, विलायक के मोल अंश होता है। क्या लिख लेंगे, विलायक के मोल अंश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, विलायक मतलब कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन होता है। जिसके मोलों की संख्या निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और उसको नीचे रखते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ पर ये अब पात्र माने है ना, ये मान लीजिए कोई पात्र है, इसमें द्रव भरा हुआ है। ये द्रव क्या है, एक रूप से विलायक है। इसमें मान लीजिए कोई पदार्थ, विलेय पदार्थ, मान लीजिए चीनी मिला रहे हैं, तो चीनी मिला रहे हैं तो क्या है, चीनी विलेय पदार्थ है। तो ये विलेय पदार्थ इसमें घुलेगा ना, तो पूरे बिलियन का पूरा बन गया है बिलियन। और जो इसमें द्रव है वो विलायक है। तो विलायक क्या होता है, अधिक होता है। तो उस विलायक को कैपिटल एन से दर्शाए हैं और विलेय को एन से दर्शाए हैं। तो जो पूरे बिलियन का मोल अंश होगा वो हम हर में रखते हैं। क्या रखते हैं, पूरे बिलियन का मोल अंश। तो पूरे बिलियन का मोल अंश जो होगा वो विलेय और विलायक के योग के बराबर होगा ना, क्योंकि विलायक के मोल अंश और विलेय के मोल अंश के योग के बराबर पूरा बिलियन का मोल अंश है। तब पूरे बिलियन का मोलों की संख्या यहाँ पर हर में लिखे हैं और जिसका निकालना होता है उसको अंश में रखते हैं। तो मान लीजिए विलायक का मोल अंश निकालना है, तो विलायक के मोलों की संख्या मतलब पूरे बिलियन का मोल अंश। तो पूरे बिलियन का मोल अंश यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन रखते हैं। इसी तरह विलेय के मोलों की संख्या निकालना हो तो क्या लिखते हैं, विलेय के मोल अंश, विलेय के मोल अंश यानी एन और बटे पूरे बिलियन का मोल अंश। तो पूरे बिलियन के मोलों की संख्या माने स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। चलिए इसको विलेय के मोलों की संख्या मान लीजिए एक्स मान रहे हैं। क्या माने, x1 मान रहे हैं, इसको x2 हो जाएगा। इस तरह हम मान सकते हैं, कुछ भी इसको मान सकते हैं आप। तो यहाँ से ये जरूरी नहीं है कि इसको x1 और x2 ही मानेंगे। तो इस तरह हम विलायक और विलेय के मोलों की संख्या निकाल लिए। और देखिए पूरे बिलियन में जो मोल अंश निकालेंगे उसका योग एक ही होगा। क्या होगा, उसका योग एक ही होगा। अगर उसका योग एक से अधिक हो रहा है या एक से कम हो रहा है तो आपका सवाल गलत है। क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। यानी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल अंश प्लस विलायक के मोल अंश, वो क्या होगा, उसका योग एक के ही बराबर होगा। अगर एक के बराबर नहीं आता है, मान लीजिए विलेय के मोलों की संख्या मान लीजिए क्या निकाले हैं, 0.6 निकाले हैं। विलेय के मोलों की संख्या क्या है, 0.6 है। और विलायक के मोलों की संख्या मान लीजिए 0.4 है। अगर इनको दोनों को जोड़ने पर अगर एक नहीं आ रहा है तो हमारा सवाल गलती है। अगर एक आ रहा है तो सही है। जोड़िए क्या हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। तो क्या देखिए 1 आ रहा है ना, यानी ये सवाल हमारा 0.6 और 0.4 आएगा तो सही है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर मान लीजिए 7 आ रहा है, तो जोड़ेंगे तो 8 7 क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 8 7 15 के 5 और एक हो जाएगा यहाँ 1.5। यानी 1.5 कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो पूरे बिलियन का जो होता है, बिलियन के मोल अंश एक, उसका योग क्या होता है, एक के बराबर होता है। अगर एक के बराबर आ रहा है तो यानी आंसर वो सही है। आंसर की इस तरह जांच कर सकते हैं आप आसानी से। अगर आंसर एक नहीं आ रहा है दोनों को योग करने पर तो आपका सवाल ऊपर कहीं गलती है, आप फिर से उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह आप मोल अंश को जांच कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह हम मोल अंश समझ गए। अब चलेंगे क्या, 8 नंबर पर चलेंगे। मोल अंश हो गया ना, अब क्या चलेंगे, नार्मलता आएगा। क्या आएगा, अब नार्मलता आएगा। नार्मलता में क्या आता है, तुल्यांकी भार आता है। तो तुल्यांकी भार हम लिखेंगे कि इसका परिभाषा देख लिए पहले, 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के तुल्यांकी भारों की संख्या, यही हमारा क्या होती है, नार्मलता होती है। तो चलिए हम इस तरह हम इसको भी लिख लेंगे, नार्मलता लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, नार्मलता। तो नार्मलता क्या हो जाएगी हमारा, इसको कैपिटल एन से दर्शाते हैं, नार्मलता कैपिटल एन से दर्शाते हैं। क्या हो जाएगी, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का
तुल्यांकी, विलेय का तुल्यांकी, तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन। इसमें भी क्या होता है, आयतन ही होता है, विलयन का आयतन होता है, क्या होता है, इसमें विलयन का आयतन होता है। और इसको भी जब सांकेतिक भाषा में लिखेंगे तो चलिए इसको लिखते हैं। जो विलेय का तुल्यांकी भार होता है वो क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू, माने विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का, पूरे जो विलेय पदार्थ है उसका जो तुल्यांकी भार है वो होता है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विलेय का तुल्यांकी भार बोलते हैं। चलिए विलेय का ग्राम में भार यानी स्मॉल डब्ल्यू, अभी बताएं कि विलेय का ग्राम में भार क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू, और जो पूरे विलेय पदार्थ है उसका अणु उसका तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल ई से दर्शाते हैं, कैपिटल ई हो जाएगा। ये क्या है, हमारा तुल्यांकी भार है। बाद में हम लिख सकते हैं जहां में जैसे वो वहां पर लिखे हैं उसी तरह इसमें भी लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, ये किसमें है, लीटर में है, ये किसमें है, लीटर में है। अब इसको मिलीलीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, L बटे 1000, यानी आयतन को किससे दर्शाते हैं, V से, तो V बटे क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, हो जाएगा ना। इस तरह हम लिख रहे हैं स्मॉल W, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 1000 बटे क्या हो जाएगा, E इंटू V हो जाएगा ना, E इंटू V हो जाएगा। ये क्या है हमारा, कैपिटल N बराबर है, तो कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल W इंटू 1000 बटा E इंटू V हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल E क्या है, E क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं ये भी समझना हमारा आवश्यक है। आवश्यक प्रश्न है कि तुल्यांकी भार क्या है। तो तुल्यांकी भार हम समझते हैं, तुल्यांकी 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 भार क्या होता है। तो तुल्यांकी भार ई क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं हम। तुल्यांकी भार ई, तो देखिए मोलक जो धातुएं होती है, जो अम्ल होता है उसका तुल्यांकी भार अलग होता है, जो क्षार होता है उसका तुल्यांकी भार अलग होता है, और जो लवण होता है उसका तुल्यांकी भार अलग से निकाला जाता है। चलिए हम देखते हैं, हमारा पहले देखेंगे किसके लिए, अम्ल के लिए, अम्ल के लिए। तो अम्ल के लिए तुल्यांकी भार क्या हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। अम्ल है, अम्ल के लिए तुल्यांकी भार, मान लीजिए कोई HCl है, हम समझा रहे हैं पहले विकल्प, उसके बाद यहाँ पर सूत्र लिख देंगे। चलिए इसको हटाते हैं। तो मान लीजिए कोई HCl अम्ल है ना, HCl अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है। तो देखिए यहाँ पर अम्ल के पूरे, मान लीजिए ये अम्ल है और इसका तुल्यांकी भार हमें निकालना है। तो इसमें जो विस्थापित अणु होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, जो पूरा अम्ल है उसका अणु भार निकालते हैं, और जो हाइड्रोजन विस्थापित होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इसका पूरे का अणु भार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 1, इसका 35.5 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36.5। और अणु हाइड्रोजन के विस्थापित हाइड्रोजनों की संख्या, तो हाइड्रोजन कितना विस्थापित हो रहा है, एक ही ना होगा, क्योंकि एक होगा यहाँ पर, तो एक से भाग दे देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 36.5। इस तरह हम क्या निकालते हैं, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं। चलिए और देख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, H2SO4, इसका भी तुल्यांकी भार निकालना है। तो चलिए 2 है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का अणुभार 2 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का अणुभार 1 और 2 का 2 हो जाएगा। और सल्फर का अणुभार क्या होता है, सल्फर का क्या होता है, 32 होता है। तो इस तरह हम 32 लिख लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो इसको 4 2 6 और 6 2 8 और 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 98। और कितना हाइड्रोजन विस्थापित हो गया यहाँ से, 2 हाइड्रोजन, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 2 9 18 हो जाएगा। इस तरह हमारा 49 हो जाएगा इसका तुल्यांकी भार। चलिए इसी पर हम क्या बना लेंगे, सूत्र बना लेंगे। क्या हो जाएगा, अम्ल के लिए तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा हमारा, कि तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा कि अम्ल का अणुभार, पूरे जो अम्ल दिया है उसका अणुभार बटे विस्थापित हाइड्रोजनों की संख्या। तो लिख लेंगे अणुभार सीधे लिख रहे हैं, अम्ल के लिए निकालना है ना, तो अणुभार, संपूर्ण अणुभार, यहाँ पर लिख रहे हैं संपूर्ण अणुभार, यौगिक का अणुभार लिख रहे हैं, यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार बटे क्या हो जाएगा, यौगिक का अणुभार बटे विस्थापित हाइड्रोजनों की संख्या, विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या, विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या। इस तरह हम यहाँ से अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। अब क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, चलिए ये हमारा पहला स्टार हो गया, और दूसरा स्टार देखते हैं। क्षार का तुल्यांकी
भार। देखिए क्षार का तुल्यांकी भार कैसे करते हैं, सेम अम्ल के जैसा ही है। तो क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, जैसे ही है अम्ल है ना, अम्ल वाला तो समझ गए हैं। मान लीजिए क्षार NaOH है, ये है ना क्षार हमारा है। तो क्षार के इसमें संपूर्ण यौगिकों, ये जो यौगिक है इसका अणु भार बटे विस्थापित इसमें हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या। इसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या विस्थापित ले रहे थे और इसमें क्या लेना है, विस्थापित हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या। चलिए सोडियम का 23 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 7 7 3 10 के 0 हासिल, 1 लगा और 2 1 3 1 क्या हो जाएगा 14। अब 14 बटे क्या होगा, विस्थापित हाइड्रोक्साइड के आयनों की संख्या। तो हाइड्रोक्साइड कितना विस्थापित होगा, 1 होगा। इसका क्या हो जाएगा, हमारा तुल्यांकी भार 40 हो जाएगा। इस तरह और एक देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। तो और क्या हो जाएगा, NaOH होगा, KOH भी हो सकता है, KOH उससे इसके जैसा ही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अब लिख लेंगे MgOH का ट्वाइज, इस तरह लिख लेंगे ना, MgOH का ट्वाइज लिख लेंगे। चलिए अब इसको भी तुल्यांकी भार निकालना है, तो अब इसका अणु भार निकालेंगे ना, तो क्या लिख लेंगे, मैग्नीशियम का अणु भार क्या होता है, 24 होता है। और प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 होता है। तो 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्योंकि 60 दूनी 32 हो जाएगा। तो 32 हो गया और प्लस हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 2 2 4 4 4 8 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 5 ना, क्या हो जाएगा 3 2 5। तो 58 और कितना हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, 2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 9 18, 29 दूनी क्या होता है 58 होता है। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा इसका तुल्यांकी भार। तो ये भी समझ गए होंगे। तो इसी तरह इसका भी सूत्र लिख देंगे, यौगिक का अणु भार, यौगिक का अणु भार बटे हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या। सीधे लिख रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयनों की विस्थापित लिख रहे हैं, विस्थापित हाइड्रोक्साइड, क्या लिख रहे हैं, विस्थापित किसकी आयनों की संख्या, विस्थापित OH के आयनों की संख्या, यही ना होगा, विस्थापित OH के आयनों की संख्या। तो इस तरह हम इसको भी समझ सकते हैं, क्षार के तुल्यांकी भार भी हम समझ सकते हैं। अब क्या चलेंगे, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, अब लवण का भी निकालना होता है, क्योंकि उसमें लवण भी दे देगा। तो चलिए लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो उसको भी हम यहाँ से यहीं पर लिख दें। चलिए देखिए यहीं पर, चलिए यहाँ पर नहीं हो पाएगा तो चलिए वहां पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या निकालेंगे, इसमें क्षार का तुल्यांकी भार क्षार तक तो हो गया ना, अब क्या निकालेंगे, लवण का तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो भी क्या हो जाएगा हमारा, लवण का तुल्यांकी भार लिखते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, लवण के लिए लिख लेंगे, लवण का तुल्यांकी भार लिख लो, चाहे लवण का तुल्यांकी भार। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए लवण मान लेते हैं NaCl हो जाएगा, यही ना होगा, NaCl हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, H2SO4 और KOH जोड़ेंगे तो K2SO4 हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। इस तरह हमारे ये क्या है, दोनों लवण है। तो लवण किससे बनता है, अम्ल और क्षार से क्या होता है, मिलने से क्या बनता है हमारा, लवण और जल बनता है। इस तरह लवण हो गया, ये भी क्या है, लवण है। तो इसका अणु भार निकालेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग अणु भार निकालते हैं और अलग अलग डिवाइड करते हैं। जैसे Na का अणु भार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम का अणु भार अलग निकालेंगे और क्लोरीन का अणु भार अलग निकालेंगे। और अगर सोडियम का अणु भार निकाल रहे हैं तब विस्थापित सोडियम के आयनों की संख्या से ही भाग देंगे। क्लोरीन का अणु भार निकालेंगे तो विस्थापित क्लोरीन के अणुओं की संख्या। चलिए यहाँ पर सोडियम का अलग निकालेंगे तो सोडियम का क्या हो जाएगा 23 और सोडियम के आयन कितने विस्थापित हो रहे हैं 1। तो यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे प्लस, अब क्या हो जाएगा क्लोरीन, विस्थापित क्लोरीन के अणुओं की संख्या। तो क्या हो जाएगा क्लोरीन 35.5 बटे और क्लोरीन के कितने विस्थापित हो रहे हैं यानी 1। तो ये जो 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 23 प्लस 35.5। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा तुल्यांकी भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा लवण का तुल्यांकी भार 58.5 हो जाएगा। और इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो सोडियम का क्या हो जाएगा अलग निकालेंगे, तुल्यांकी अलग, सोडियम का अणु भार अलग निकालेंगे और SO4 का अलग निकालेंगे और दोनों का जो विस्थापित आयन है उनसे भाग दे देंगे। चलिए सोडियम का अणु भार निकालेंगे क्या हो जाएगा, सोडियम का 39 होता है 39 और इसका विस्थापित आयनों की संख्या 2 है तो 2 लिख लेंगे प्लस SO4 के आयनों की संख्या। तो सल्फर क्या है 32 तो 32 लिख लेंगे 32 प्लस
ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा ना, तो 4 2 6, तो 6 अच्छा 3 9, 96 हो जाएगा 96। और सल्फर के कितने आयन है, 2 आयन है ना, तो सल्फर का 2 आयन से भाग देंगे। चलिए अब इसका आयनों की संख्या निकालेंगे, तो 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, क्या हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा ना, 2 एकम 2, और इसमें जाएगा तो 2 9 18 और 2 5 10, 19.5, और प्लस इसका भाग देंगे तो 2 चौके 8 और 2 8 16 हो जाएगा। इस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पर जोड़ देंगे तो इसको 8 9 क्या हो जाएगा 17 के साथ हासिल 1 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा। इस तरह 67.5 इसका क्या हो जाएगा तुल्यांकी भार हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से लवण का भी तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसका जो लवण का तुल्यांकी भार इस तरह हो गया ना, तो अब इसका भी सूत्र कैसे बनेगा कि धनायनों के अणु भार, धनायन का अणु भार बता विस्थापित आयन की संख्या, आयनों की संख्या। तो लिख ले हैं धनायन, धनायन क्या लिख लेंगे यहाँ पर धनायन अणु भार, सीधे लिख रहे हैं धनायन अणु भार बटे क्या लिख लेंगे आयन, विस्थापित आयन लिख लेंगे, विस्थापित, विस्थापित क्या लिख लेंगे विस्थापित, विस्थापित आयन लिख लेंगे। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा विस्थापित आयन हो जाएगा, प्लस क्या है अब ये धनायन अणुभार, ये धनायन का अणुभार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ऋणायन का अणुभार बटा विस्थापित आयन, ये भी लिख लेंगे ऋणायन, ऋणायन क्या लिख लेंगे ऋणायन अणुभार, इस तरह लिख लेंगे ऋणायन का अणुभार बटा विस्थापित आयन लिख लेंगे, विस्थापित, विस्थापित आयनों की संख्या, तो विस्थापित क्या लिख लेंगे आयन। इस तरह समझ में आ गया होगा क्या धनायन का अणुभार बटा विस्थापित आयन, उसका धनायन का विस्थापित आयन, और ऋणायन का अणुभार बटे विस्थापित आयन हो जाएगा। इस तरह हम समझ सकते हैं आसानी से इसको भी। तो चलिए इस तरह नॉर्मलता हम आसानी से समझ गए होंगे, आप भी आसानी से नॉर्मलता, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसके चले आगे चलेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये नॉर्मलता तक तो खत्म हो गया ना, और चलिए आगे जाएंगे तो क्या आएगा हेनरी नियम आएगा। हेनरी नियम तो आप पढ़े ही होंगे। चलिए हेनरी नियम देखते हैं, हेनरी नियम किसका लिए होता है अब देखते हैं। हेनरी, हेनरी नियम, तो हेनरी नियम हमारा हो जाएगा ना। तो हेनरी नियम क्या होता कहता है कि हेनरी नियम कहता है कि इसका देखिए परिभाषा क्या होता है कि हेनरी नियम जो होता है कि किसी बिलियन में, किसी बिलियन में मान लीजिए कोई ये द्रव पदार्थ है और इसमें गैसें घुली हुई है, क्या गैसें घुली हुई है, तो किसी बिलियन में बिलियन गैसों की संख्या, गैसों का द्रव्यमान, किसी बिलियन में बिलियन गैसों की मात्रा, किसी बिलियन में बिलियन गैसों की मात्रा और गैसों द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए आंशिक दाब के क्या होता है समानुपाती होता है। यानी इसकी जो गैस की मात्रा, यह हेनरी नियम है गैस पर ही लागू होता है। क्या होता है गैसों पर ही लागू होता है। जो द्रव पदार्थ होता है, जो मान लीजिए कोई समुद्र है, उसमें गैसें मिली होगी ना, अगर द्रव पदार्थ में अगर गैसें ना मिली होती तो उसमें मछली जिंदा नहीं रह पाती, इसलिए उसमें क्या होता है गैसें मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें क्या होता है ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा तो मछली क्या होगी जिंदा होगी, अगर मछली जिंदा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगी। तो जल में क्या मिलता है ऑक्सीजन भी मिला होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला होता है। इस तरह हम समझ सकते हैं। तो क्या होता है हेनरी नियम कि किसी द्रव में विलीन गैसों की मात्रा और गैस द्वारा, जो गैस मिली है उस गैस द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी दाब यानी P और समानुपाती किसके होगी, जो गैस है गैस के मात्रा के समानुपाती होगी। तो गैस की मात्रा को हम मान लेते हैं क्या है x है, तो गैस की मात्रा x हो गई। अब इस तरह क्या हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से समानुपाती स्थिरांक रखेंगे ना, क्या हो जाएगा हमारा KH इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है हेनरी स्थिरांक होता है। ये क्या होता है हमारा दाब होता है, द्रव के सतह पर लगाया गया दाब, उस गैस द्वारा द्रव के सतह पर लगाया गया आंशिक दाब होता है। और KH क्या होता है हेनरी स्थिरांक होता है, और x क्या होता है मात्रा होती है, उसके विलेयता गुणन, विलेयता की मात्रा होती है। तो किसी बिलियन में बिलियन गैसों की मात्रा और गैसों द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए आंशिक दाब के क्या होता है समानुपाती होता है। तो ये समानुपाती हो गया और ये क्या हो जाएगा KH x हो गया। यही हमारा क्या होता है हेनरी स्थिरांक होता है। चलिए यहाँ तक 9 नंबर तक हो गया ना। अब चलिए इसके 10 नंबर देखेंगे। तो 10 नंबर हमारा क्या हो जाएगा
10 नंबर होगा क्या, 10 नंबर में कौन सा सूत्र आता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन आता है। वाष्प दाब का पहले अवनमन आता है, उसके बाद अपेक्षिक अवनमन। पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। तो चलिए लिख लेते हैं, वाष्प दाब का अवनमन हमारा क्या होता है। तो वाष्प दाब का अवनमन देखिए क्या होता है, यहाँ पर P अब्सोल्यूट माइनस P सॉल्यूशन। जो P अब्सोल्यूट है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और जो P सॉल्यूशन है वो पूरे बिलियन का वाष्प दाब है। इसकी परिभाषा देखते हैं कि किसी बिलियन में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और उस बिलियन के वाष्प दाबों के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं। इसी तरह हम वाष्प दाब का अवनमन का परिभाषा भी समझ सकते हैं और वाष्प दाब अवनमन इस तरह समझ सकते हैं। अब चलिए 11 नंबर चलेंगे। तो वाष्प दाब का क्या होता है, अपेक्षिक अवनमन होता है। क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन आता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। चलिए हम देखते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो क्या है, P अब्सोल्यूट माइनस P सॉल्यूशन बटे P अब्सोल्यूट होता है। यानी P अब्सोल्यूट तो पता है कि क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, और पूरे P सॉल्यूशन क्या होता है, पूरे बिलियन का वाष्प दाब होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, देखिए P अब्सोल्यूट माइनस P सॉल्यूशन, ये क्या है, वाष्प दाब का अवनमन ही ना है। तो किसी बिलियन के वाष्प दाब का अवनमन और उस बिलियन के वाष्प दाबों के अवनमन के उस क्या होगा, किसी बिलियन के वाष्प दाब का अवनमन और उस बिलियन के वाष्प दाब के शुद्ध विलायक के उस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। तो चलिए फिर से एक बार बोल देते हैं, किसी बिलियन के वाष्प दाब का अवनमन यानी P अब्सोल्यूट माइनस P सॉल्यूशन, किसी बिलियन के वाष्प दाब का अवनमन और उस बिलियन के शुद्ध विलायक के वाष्प दाबों के अनुपात को, उस बिलियन के शुद्ध विलायक के वाष्प दाबों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। इस तरह हम यहाँ से अपेक्षिक अवनमन भी समझ सकते हैं, बस इसमें सूत्र ही यही समझना है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। और चलिए इसके आगे चलेंगे तो क्या आता है हमारा, अब क्या चलेंगे 12 नंबर। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या आता है, अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम तो आप परीक्षा में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 100% महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ये समझ लीजिएगा कि क्या है, ये 100% इंपोर्टेंट है, क्या, राउल्ट का नियम। तो चलिए यहाँ पर राउल्ट का नियम देखते हैं हम, क्या है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, तो राउल्ट का नियम क्या होता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मोल अंश के, किसी बिलियन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, उसे क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। विलेय के गैसों के मोल अंश के समानुपाती होते हैं क्या। तो चलिए यहाँ से लिख लेते हैं, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन लिखते हैं P अब्सोल्यूट माइनस P सॉल्यूशन बटे P अब्सोल्यूट होता है। ये क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके समानुपाती होता है, विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इस तरह विलेय के मोल अंश के समानुपाती यानी मोल अंश, यहाँ से मोल अंश के बराबर लिख सकते हैं, समानुपाती ना लिखकर क्या लिखते हैं, बराबर होता है। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, विलेय के मोल अंश, तो स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल n, स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल n बोलते हैं। यही हमारा क्या होता है, विलेय के मोल अंश होता है। तो क्या लिखते हैं इसका परिभाषा, किसी बिलियन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और उस बिलियन में उपस्थित गैसों के मोल अंश के समानुपाती होता है। विलेय के गैसों के मोल अंश के समानुपाती होता है, उसे समानुपाती या बराबर कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। तो इस तरह हम राउल्ट के नियम को आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए इसके जो राउल्ट का नियम है उसका ये क्या है, विलेय की मात्रा अधिकतम होनी चाहिए। मान लीजिए विलेय की मात्रा हमारा बहुत कम है, मान लीजिए 1 लीटर जल है और उसमें 10 ग्राम विलेय पदार्थ की मात्रा है। 10 ग्राम विलेय पदार्थ की मात्रा वो क्या है, बहुत अल्प मात्रा है ना, तो क्या हो जाएगी, अल्प मात्रा में। तो मान लीजिए विलेय की मात्रा बहुत कम है, तो विलेय की मात्रा बहुत कम है, तो ये जो मोल अंश होता है, मोल अंश क्या हो जाएगा, स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N न होकर जो स्मॉल n प्लस कैपिटल N है वो केवल कैपिटल N के बराबर हो जाता है। इस तरह लिख लेते हैं तनु बिलियन के लिए, क्या लिख लेंगे, तनु बिलियन के लिए। तो तनु बिलियन के लिए क्या हो जाएगा, P अब्सोल्यूट माइनस P सॉल्यूशन बटे P अब्सोल्यूट बराबर क्या हो जाता है, स्मॉल n बटा कैपिटल N हो जाता है। तो तनु बिलियन के लिए यहाँ पर लिख लेंगे स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर क्या हो जाता है, कैपिटल N।
यही हमारा क्या होता है, तनु विलयन के लिए होता है। स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन जहाँ है वहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल कैपिटल एन हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। सबसे जब राउल का नियम पूछेगा तो उसमें जो विलायक पदार्थ की मात्रा है बहुत कम मात्रा में देता है, तो कभी कभी इस सूत्र का उपयोग होता है, सबसे ज्यादा इसी सूत्र का उपयोग होता है, इसलिए हम इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। कभी कभी ये इसका उपयोग होता है। एनसीईआरटी के सवाल करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए इस तरह हम 12 नंबर सवाल को भी हम सूत्र को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर तो आपको जहां में लिख दे रहे हैं, जहां कौन सा क्या है, जहां लिख दे रहे हैं। चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर जहां में क्या हो जाएगा। तो जहां देखिए यहाँ पर स्मॉल एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या है। विलय के मोल, तो विलय के मोल आप तो समझ जाएंगे। और कैपिटल एन क्या है, विलायक का मोल। कैपिटल एन बराबर क्या है, विलायक का मोल। विलायक का मोल हो जाएगा। और क्या बचा है यहाँ पर, स्मॉल एन तो आपको पता है नॉर्मलता यहाँ पर तो लिखा ही है। और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू तो इससे पहले लिख रहे हैं। और ई बराबर लिखना है, ई के बराबर क्या है, ई बराबर क्या है, तुल्यांकी भार लिख रहे हैं। तुल्यांकी भार लिख देंगे, क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुल्यांकी भार हम निकालना सीख लिया है। क्या, अम्ल के लिए, क्षार के लिए और लवण के लिए तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। और उसके बाद क्या आएगा, पी समानुपाती। केएच क्या है, एक केएच क्या है, हेनरी स्थिरांक है। केएच लिख रहे हैं, केएच बराबर क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक हो जाएगा ना। केएच का मान क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक हो जाएगा। और एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है, विलेयता गुणनफल है। विलेयता गुणनफल कह सकते हैं इस तरह। क्या लिखे, इसको एक्स का मान मोल अंश भी बोल सकते हैं। और इसको जो विलीन गैसों की मात्रा है, जो विलीन गैसों की मात्रा है द्रव में, वही हमारा क्या है, एक्स है। तो विलीन गैसों की मात्रा, द्रव में विलीन गैसों की मात्रा। और कभी कभी इसको मोल अंश का भी दर्जा दिया जाता है, 100 क्या मोल अंश भी मान लिया जाता है। तो चलिए इस तरह हम समझ सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो अब वाष्प दाब का अनुमान। अब पी एब्सोल्यूट तो पता है, पी एब्सोल्यूट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो एब्सोल्यूट माना विलायक होता है, एब्सोल्यूट में क्या होता है, विलायक होता है। और सॉल्यूशन में क्या होता है, विलयन होता है। तो इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है ये, और ये क्या है, पूरे विलयन का वाष्प दाब है। इस तरह यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए यहाँ तक सब ये लिख चुके हैं, तो सब ये लिखा गया ना। इस तरह हम इस स्लाइड को भी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इस तरह हम 12 नंबर तक आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर मिलते हैं। अगले जो टॉपिक है इसका, जो 12 नंबर से आगे क्या है, आगे जो फॉर्मूला है वहां तक आप समझेंगे वो वाला। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।